Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part 4 of the Indian Constitution. ठीक है, और आज सबसे पहले एक वर्ड होता है जो संविधान में लिखा हुआ है, उसका देखो वो वर्ड है स्टेट। और स्टेट की स्पेलिंग देखो ज़रा, कैपिटल एस लिखा हुआ है, STATE। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कंट्री। ठीक है, और जब स्मॉल एस होता है, स्मॉल STATE, इसका मीनिंग होता है राज्य, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज्ड इन दिस चैप्टर। दिस डज नॉट रेफर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो ये स्टेट वर्ड है, इसका मीनिंग स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता। रेदर व्हेन वी यूज स्टेट, जब हम कैपिटल STATE यानी कैपिटल STATE वर्ड यूज़ करते हैं, तो हम ये वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम गवर्नमेंट से अलग डिस्टिंग्विश कर सकें उसे। गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज। ठीक है, गवर्नमेंट जो है, देखो अगर STATE लिखा हुआ है, इसका मतलब कंट्री है, गवर्नमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट लिखा होगा तो लिखा रहेगा गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉ। गवर्नमेंट का काम होता है एक जगह के एडमिनिस्ट्रेशन करना, कि वहाँ पर कानून बने रहे और कानूनों को इन्फोर्स कराना। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शंस, और गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो जाती है इलेक्शंस के साथ साथ। द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट अ सोवरेन पीपल वो ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी। और जो वर्ड स्टेट होता है, इसका क्या मतलब होता है? कंट्री, जो कभी चेंज नहीं होती, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जो कि रिप्रेजेंट करता है, जो कि सोवरेन पीपल को। सोवरेन पीपल का मीनिंग क्या होता है? जो कि आज़ाद लोग हैं, उनको, उनके बारे में बताता है। स्टेट क्या बताता है? जो आज़ाद लोग हैं और किसी एक ज़मीन पर, किसी एक टेरिटरी पर रहते हैं। ठीक है, कैपिटल S का मीनिंग वो होता है। ठीक है, तो याद रख लेना। एक सिंपल सा डिफाइन बता देता हूँ मैं। अगर हमें कभी भी रिप्रेजेंट करना हो स्टेट को, कैपिटल STATE को, ठीक है, तो वो हो गया इंडियन स्टेट। और जैसे कि नेपाल कंट्री है, उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे? नेपाल स्टेट। ठीक है, अच्छा, स्मॉल s लिखा रहेगा तो राज्य होगा, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट, तो यूपी स्टेट, तो वो स्मॉल s से डिनोट करोगे आप। और कैपिटल S से डिनोट करोगे तो कंट्री बताओगे, कंट्री के बारे में बताओगे। ठीक है, द इंडियन स्टेट हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडियन स्टेट की कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। द गवर्नमेंट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो एक पार्ट है स्टेट का, किसी देश का एक पार्ट है गवर्नमेंट। ठीक है, द स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद इट। और जो स्टेट वर्ड है, इसको आप गवर्नमेंट से चेंज करके नहीं लिख सकते। ठीक है, स्टेट बताता है किसी टेरिटरी को, किसी ज़मीन को, जैसे कि इंडियन स्टेट, उसकी टेरिटरी बता रहा है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट है वो, गवर्नमेंट अलग वर्ड है, उसकी डेफिनेशन अलग है। ठीक है, और स्टेट का मीनिंग होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पर लोग सारे आज़ाद हैं और वो किसी एक कंट्री के अंडर आते हैं। ठीक है, तो वो कहलाता है स्टेट। तो स्टेट पता चल गया तुम्हें। कैपिटल में अगर S लिखा हो इट मीन्स कंट्री, स्मॉल में स्टेट लिखा हो तो राज्य। ठीक है, जैसे यूपी, बिहार, ऐसे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ की फीचर की। फोर्थ की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो है फंडामेंटल राइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, हाउ हैज़ द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफन बीइंग रेफर्ड टू। जो सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स का, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? ठीक है, उसको फंडामेंटल राइट्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या बोला जाता है? कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब कि पूरा जो दिल है, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दिल बोला जाएगा तो वो क्या होगा? वो होगा फंडामेंटल राइट्स। तो यानी पूरा का पूरा संविधान किस पे बेस्ड है? वो बेस्ड है फंडामेंटल राइट्स पे। देखो, फंडामेंटल राइट्स को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी और किस तरीके के फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ पर हैं, उसको हम इस टॉपिक में समझेंगे।
देखो फंडामेंटल राइट्स बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? जब हम कॉलोनियल रूल के अंडर थे, हैड क्रिएटेड अ suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in the independent country. देखो कॉलोनियल रूल का मतलब है जब अंग्रेजों के अंडर थे हम लोग, तो हमारे साथ बहुत सारा हमें बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा था। तो जो नेशनलिस्ट थे, जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, उन्हें कहा जाता है नेशनलिस्ट, ठीक है, राष्ट्रवादी। उन लोगों ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कानून हमें दिए गए, जो हमारे जो अधिकार हैं, जो कुछ बेसिक अधिकार हैं, वो सबको मिले और कोई भी जो सरकार है अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके। इस कारण से हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और कोई भी गवर्नमेंट उन फंडामेंटल राइट्स को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकती, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द स्टेट। ये हमें बचा के रखते हैं, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट, ठीक है। कोई भी जबरन या कोई अपनी पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य, कोई भी देश, ठीक है, तो उसके सिटीजन्स को उसके सिटीजन्स किस तरीके से बचेंगे? वो बचाता है उन्हें फंडामेंटल राइट्स, यानी जो उन्हें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उसकी वजह से उन्हें कोई मार नहीं सकता, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता। ये फंडामेंटल राइट्स उन्हें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये गारंटी देते हैं हर एक इंसान को, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी हर एक इंसान को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं और ये गारंटी देते हैं कि कोई भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, ना तो कोई राज्य, ना तो कोई कंट्री और ना ही कोई दूसरा इंसान, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स ये वाले राइट्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स ऑफ द कंट्री को, ठीक है। Moreover, the various minority communities also expressed the need for the constitution to include rights that would protect their group. देखो फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत और क्यों पड़ी? जो बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी ग्रुप्स थे। माइनॉरिटी ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो कि परसेंटेज में कम होते हैं। जैसे मान लो 100% लोग हैं टोटल एक कंट्री में, तो जो 70 to 80% लोग होंगे वो कहलाएंगे मेजॉरिटी, और जो 10 to 20% लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे माइनॉरिटी। जो लोग कम हैं किसी देश में उन्हें क्या कहा जाता है? माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उनको ये ज़रूरत पड़ी कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्ट करे, कुछ राइट्स प्रोवाइड करके, कुछ ऐसे कानून दे ताकि उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना हो। जो मेजॉरिटी में लोग हैं कहीं उन्हें दबा ना दें, ठीक है, डोमिनेट ना करें उनके ऊपर। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर आल्सो गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजॉरिटी। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है, उन्हें राइट प्रोवाइड करता है माइनॉरिटीज़ को अगेंस्ट द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी से उन्हें बचाने के लिए कुछ उन्हें राइट्स देता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैज़ said about these fundamental rights their objects is twofold. जो B.R. अम्बेडकर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उनका ये मानना था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन कौन से दो ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला ऑब्जेक्टिव इज़ डैट द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ डैट एवरी सिटीज़न मस्ट बी इन पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स। हर एक इंसान को वो राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, इक्वल राइट्स होने चाहिए सबके पास, ठीक है। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा है दीज राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी डैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज। और जो ये कानून है, ये जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स उन्हें मिले हुए हैं, वो सारी अथॉरिटी को मिलेंगे, वो, ठीक है, हर एक अथॉरिटी को मिलेंगे जो पावर में है, जो कानून बना सकती है, उनके वो भी फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। ये नहीं कि अपनी मर्जी से काम करेगी, तो उन्हें फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। इन एडिशन टू द फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैज़ अ सेक्शन कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, लेकिन
फंडामेंटल राइट्स तो देखो हैं ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नाम से भी एक कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं हमारे संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन्हें बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये इसमें क्या लिखा रहता है, इसमें ये लिखा रहता है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो उसमें कुछ प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, उन्हें कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब भी कोई राज्य पॉलिसी बनाएगा तो फिर वो इन प्रिंसिपल्स पे ही काम करेगा। This section was designed by the members of the Constituent Assembly to ensure greater social and economical reforms। तो ये सारी चीज़ें क्यों की गई थी? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ये सारी चीज़ें इसलिए की थी ताकि एक सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स को बरकरार रखा जा सके, एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज़ डेट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसलिए की गई थी ताकि एक सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स को बनाया जा सके, यानी कि सबको बराबर लाया जा सके, हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको इक्वल अधिकार मिलने चाहिए। इसलिए ये कानून बनाए गए थे ताकि गरीबी को हटाया जा सके। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? नेम ऑल द फंडामेंटल राइट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं? तो पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, और ये है हमारे छः फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 14 to 18। ठीक है, ये लिखा हुआ राइट टू इक्वालिटी। क्या है इसका मीनिंग? राइट टू इक्वालिटी का मीनिंग है ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। हर एक इंसान जो है वो कानून के सामने इक्वल है, तो ये कहलाता है राइट टू इक्वालिटी। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी का क्या मीनिंग होता है? ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सब लोग कानून के सामने बराबर हैं। अगर कोई किसी ने कोई गलती की है तो सबको बराबर पनिशमेंट मिलेगा। दिस मीन्स डैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। जो जितने भी लोग हैं उन सबको बचाएगा कानून। ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीज़न हैं इंडिया के, उन सबको कौन बचाएगा? कानून। ठीक है, हमारा कोर्ट सिस्टम जो है वो बचाएगा। इट आल्सो स्टेट्स दैट सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट और सेक्स। ठीक है, तो अगर कोई भी सिटीज़न के साथ कोई भी भेदभाव होता है रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, या मेल या फीमेल के बेसिस पे, ठीक है, तो वो सिटीजन्स को कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, या मेल या फीमेल के बेसिस पे। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स। हर एक इंसान को सारी पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करने का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि हर एक इंसान प्लेग्राउंड का यूज़ कर सकता है, होटल्स का यूज़ कर सकता है, शॉप्स का यूज़ किया जाता है कर सकता है। तो ये भी एक राइट टू इक्वालिटी है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबको समान एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है। अगर कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं तो सब लोग भर सकते हैं उसे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ आल्सो बीन अबॉलिश्ड। ठीक है, जो अनटचेबिलिटी वाली जो प्रैक्टिस है वो भी क्या हो गई? ख़त्म कर दी थी। पहले छुआछूत की एक परंपरा चली आ रही थी कि जो नीचे लोग होते थे, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, उन्हें साथ में बैठाया नहीं जाता था, उनसे दूर रहा जाता था, तो इसे कहा जाता था अनटचेबिलिटी। तो इसको भी सरकार ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो इसमें क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द राइट टू इक्वालिटी। तो क्या बताया था मैंने? राइट टू इक्वालिटी क्या होता है? ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, सारे लोग इक्वल हैं कानून के सामने। तो आर्टिकल नंबर
14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वलिटी बताता है। अगला आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। तो 6 आर्टिकल है। दूसरे नंबर का आर्टिकल कौन सा, राइट टू फ्रीडम। ये लिखा हुआ है 19 आर्टिकल से लेके 22 आर्टिकल तक। फ्रीडम वाले आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर इंसान को बोलने का अधिकार है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार है, ठीक है। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, वो अपनी एसोसिएशन बना सकता है, अपना ग्रुप बना सकता है। राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इसमें एक और अधिकार मिलता है कि कोई भी इंसान कहीं भी आ जा सकता है आराम से पूरी कंट्री के अंदर, और कहीं भी जाकर बस सकता है, कहीं भी जाकर अपना घर बना सकता है। द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, और कोई भी काम कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन अपना सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, ठीक है। तो ये है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो किसी तरीके का काम कर सकते हो आप, ये भी एक फंडामेंटल राइट है तुम्हारा, ठीक है। अगला आर्टिकल है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आर्टिकल है 23 से लेकर 24। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। किसी भी इंसान को बंधवा नहीं बना, ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, कहीं ले जाके बेच देना, स्लेवरी कराना। फोर्स्ड लेबर नहीं बना सकते आप, किसी भी छोटे बच्चे को, 14 साल से कम के बच्चे को किसी भी नौकरी पे नहीं रखा जाना चाहिए, फोर्स्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नौकरी नहीं, कोई भी 14 साल से छोटा बच्चा कभी भी नौकरी नहीं करेगा, ठीक है। ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ताकि बच्चों को बचाया जा सके ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, फोर्स्ड लेबर से और एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। छोटे बच्चों का काम क्या होता है, 14 साल से कम बच्चों का, कि वो पढ़ाई करें, ठीक है। तो अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन सा आर्टिकल है, 25 से लेके 28 तक। इसमें क्या बताया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, ठीक है। रिलीजियस फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स, हर एक इंसान को रिलीजियस फ्रीडम है, कोई भी धर्म अपना सकता है, ठीक है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, कोई भी अपनी प्रैक्टिस कर सकता है कहीं भी, ठीक है, अपने धर्म को फैला सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, उसके बारे में बातचीत कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, ठीक है। तो किसी को भी कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, ये आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 में लिखा हुआ है। तो ये भी आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 में। तो एजुकेशनल एंड एजुकेशनल राइट में क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटी, religious or linguistic can set up their own educational institute in order to preserve and develop their own culture। कोई भी इंसान जो माइनॉरिटी में है, कोई भी रिलीजियस ग्रुप है या फिर कोई लैंग्वेज ग्रुप है, वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकता है ताकि उसके कल्चर को बचाया जा सके। मतलब अगर कोई तमिल का इंसान तमिल लैंग्वेज का स्कूल खोलना चाहता है तो खोल सकता है, ठीक है। कोई अगर रिलीजियस बेसिस पे अपने धर्म को फैलाना चाहता है और क्या नाम है, अपना स्कूल खोलना चाहता है, मतलब मुस्लिम्स के लिए या सिख के लिए या क्रिश्चियंस के लिए, कोई भी अपना स्कूल खोलना चाहता है तो वो खोलने का अधिकार है उसको, ठीक है। अगला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का क्या राइट होता है, देखो ये बताता है, ये जितने भी ये अभी तक फंडामेंटल राइट्स थे जितने भी, ठीक है, उन सबको प्रोटेक्ट करेगा। कौन सा राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। मतलब अगर किसी का कोई भी अधिकार कहीं पर कोई चीज़ मना करता है, उसके अपने फंडामेंटल राइट्स को पूरा करने से कोई मना करता है, यानी कि अगर जैसे मान लो तुम स्कूल खोलना चाहते हो किसी स्टेट के अंदर और तुम्हें स्टेट वाले जो है मना कर रहे हैं, तो तुम क्या करोगे फिर, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हारे पास एक आर्टिकल नंबर 31 होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होती हैं, यानी कि वो बताते हैं, ये आर्टिकल ये बताता है कि तुम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। ऑल सिटीजन्स टू मूव टू द कोर्ट
इफ़ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, कि तुम्हारा कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो है तुम्हारे राज्य ने उसको ख़त्म किया है या उसको मानने से मना किया है, तो तुम कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो और उस राज्य के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं उसको समझते हैं। देखो इसमें ये बताना है हमें कि कौन सा जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हुआ है। वायलेट का मतलब हुआ है कि उसकी अनदेखी की गई है और उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। देखो इफ़ अ 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री, तो तुम्हें एक आर्टिकल मैंने बताया था, याद करो, कौन सा वाला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स्ड लेबर वाला। अगर एक 13 साल का बच्चा है उसको एक फैक्ट्री में काम कराया जा रहा है, कारपेट की फैक्ट्री में, तो कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हुआ, वो वायलेट हुआ तुम्हारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो 23 और 24 आर्टिकल था वो जो है वो वायलेट होता है। इफ़ अ politician in one state decides not to allow laborers from the other state in his state, देखो काम करने से मना कर रहा है ना, इसमें क्या बोल रहा है कि एक पॉलिटिशियन है वो दूसरे राज्यों के लेबर को दूसरे राज्य में काम करने से मना कर रहा है। जैसे मान लो जैसे महाराष्ट्र के कोई पॉलिटिशियन है वो ये कह रहा है कि हम यूपी के लेबर्स को नहीं लेंगे, तो ये क्या हुआ, ये हुआ राइट टू फ्रीडम जो है उसका वायलेशन। क्योंकि राइट टू फ्रीडम में क्या कहा गया है, तुम कहीं भी जाके कोई भी काम कर सकते हो, तुम्हें आज़ादी है किसी भी राज्य में जाके काम करने की, कोई भी प्रोफेशन कर अपनाने की। ठीक है, इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन अ तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला, अब तेलुगु मीडियम स्कूल जो है केरला में खोलना चाह रहा है, एक ग्रुप है लोगों का, वो एक स्कूल खोलना चाह रहा है अपना तेलुगु मीडियम स्कूल केरला के अंदर, लेकिन वहाँ पर परमिशन नहीं मिल रही उसे, तो ये कौन सा वायलेशन हुआ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का वायलेशन हुआ। देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी कहीं भी अपने रिलीजन का अपने लैंग्वेज का स्कूल खोल सकता है किसी भी राज्य के अंदर। अगला है इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइड्स नॉट टू प्रमोट एन ऑफिसर टू ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज बिकॉज शी इज़ अ वुमेन। देखो अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी ऑफिसर को जो कि एक फ़ीमेल ऑफिसर है और उसको प्रमोशन नहीं दे रही है, मतलब उसे प्रमोट नहीं कर रही है, तो ये कौन सा वायलेशन हुआ, ये राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन हुआ। क्योंकि उसमें क्या बोला गया था, चाहे मेल हो फीमेल हो सबको अधिकार क्या है, बिल्कुल सेम अधिकार है। अगर मेल का प्रमोशन हो रहा है तो फीमेल का भी प्रमोशन इक्वल बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें ये समझना था। लास्ट 5th पार्ट है हमारा जो की फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, सारे धर्म इक्वल हैं। अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। ठीक है, देखो सेक्युलरिज्म का मीनिंग होता है कि हमारा जो देश है, कंट्री क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है और यहाँ पर कोई भी एक धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, सारे धर्म इक्वल माने जाते हैं। सेकुलरिज्म का क्या मीनिंग होता है, नॉट टू प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन, याद रख लेना, नॉट टू प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। तो हमारा देश क्या है, एक सेकुलर स्टेट है जहाँ पर सारे जो धर्म होते हैं, सारे रिलीजन क्या हैं, वो इक्वल हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना तुम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिग्नेचर हो रहे हैं, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया था, फिर ये जितने भी बड़े बड़े नेता थे ये साइन कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, ये फोटोग्राफ है उस टाइम की, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू दिख रहे हैं तुम्हें, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिख रहे हैं तुम्हें। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी दिख रहे हैं तुम्हें। ठीक है, तो बहुत सारे लोग थे और मिनिस्टर्स भी थे कुछ, तो ये नाम पढ़ लेना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उस टाइम पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। लेबर मिनिस्टर कौन हुआ करते थे, श्री जगजीवन राम। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर जॉन मिथाई। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम पर राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, तो ये थे। और मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर थे तुम्हारे श्री जयराम दास दौलतराम। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तुम्हें यहाँ पर यह बताना है कि माइनॉरिटी कौन था इसमें, और
किस तरीके से, और रीज़न देना वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यूज़ ऑफ द माइनॉरिटी इन ईच ऑफ द सिचुएशंस। देखो यहाँ पर एक स्कूल है जहाँ पर 30 टीचर्स हैं, जिसमें 20 जो हैं वो मेल हैं, तो माइनॉरिटी कौन हो गया, 20 अगर मेल होंगे तो 10 क्या हो जाएंगे, फीमेल। तो कम कौन है, कम है फीमेल, तो ये क्या हो गई, फीमेल टीचर्स आर द माइनॉरिटी। द फीमेल टीचर मस्ट बी अलाउड टू रेज देयर वॉइस सो दैट देयर टीचिंग एफर्ट मस्ट नॉट बी हिंडर्ड। तो जो ये फीमेल टीचर्स हैं जो कि माइनॉरिटी के अंदर हैं, वो उनको बोलने का अधिकार दिया जाए, ताकि वो अपनी टीचिंग एफर्ट्स को उनकी वॉइस को कभी कभी कोई दबा ना सके। तो ठीक है, इसलिए उनको इक्वल अधिकार मिलने चाहिए। एक और सिटी है जिसमें 5% बुद्धिस्ट हैं। अगर किसी सिटी के अंदर सिर्फ 5% बुद्धिस्ट होंगे तो ये क्या होंगे, ये होंगे माइनॉरिटी। तो कौन है यहाँ पर माइनॉरिटी, देखो क्यों माइनॉरिटी हुए, 100% में से केवल और केवल 5% बुद्धिस्ट हैं, तो ये क्या होगा, माइनॉरिटी तो होगा, कम ही है ना नंबर। तो माइनॉरिटी यहाँ पर कौन है, बुद्धिस्ट। ऑल पर्सन्स हैव द राइट टू चूज रिलीजन एंड अदर्स हैव टू रिस्पेक्ट फॉर डैट। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो माइनॉरिटी में लोग हैं सबको अधिकार है कि वो अपना रिलीजन चूज़ कर सकता है और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इन अ फैक्ट्री मैस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ 80% आर वेजिटेरियन। देखो एक फैक्ट्री है जिसमें 80% लोग क्या हैं, वेजिटेरियन हैं। तो 100% होते हैं टोटल लोग, उसमें से 80% वेजिटेरियन है। तो नॉन वेजिटेरियन कितने लोग हो गए, 20%। तो माइनॉरिटी बताओ कौन हुआ इसमें, तो माइनॉरिटी हो गए नॉन वेजिटेरियंस। तो माइनॉरिटी यहाँ पर कौन है, नॉन वेजिटेरियंस। तो एवरीबडी हैज़ अ राइट टू चूज़ द टाइप ऑफ फूड दे वांटेड। ठीक है, तो हर एक इंसान को अपने खाने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो। अगला देखो क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40 बिलोंगिंग टू मोर वेल ऑफ फैमिलीज। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50 बच्चे हैं, उसमें से 40 बच्चे जो हैं वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं। तो वो यहाँ पर माइनॉरिटी कौन हो गया, माइनॉरिटी वो लोग, देखो 40 जो 50 में से 40 जो हैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और 10 लोग कौन हो गए, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, यानी कि ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, पॉवर्टी लाइन पर हैं, मतलब थोड़े गरीब लोग हैं। तो ये हो गए अंडर प्रिविलेज्ड सिटीजन। माइनॉरिटी कौन हो गया, अंडर प्रिविलेज्ड सिटीजन्स। ठीक है, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बाय देयर बर्थ सो डैट देयर व्यूज़ हैव टू बी रिस्पेक्टेड। देखो वो गरीब हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स गरीब थे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और उनकी भी बात क्लास के अंदर सुनी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पर कुछ की फीचर्स दिए हुए हैं 4, जैसे फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबके दो दो सिग्निफिकेंस बताने हैं। तो फेडरलिज्म का सिग्निफिकेंस क्या होता है, नेशनल यूनिटी और इंडिविजुअल प्रोग्रेस। फेडरलिज्म से क्या होता है, नेशन के अंदर यूनिटी आती है और हर एक इंसान क्या है, प्रोग्रेस, यानी कि वो आगे बढ़ पाता है। सेपरेशन ऑफ पावर से क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से क्या होता है, किसी एक इंसान के हाथ में पूरी अथॉरिटी नहीं आती। ठीक है, और इसमें 3 ऑर्गन्स होते हैं और एक बैलेंस बना रहता है पावर का। सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से क्या बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। फंडामेंटल राइट्स की वजह से क्या होता है, प्रोटेक्शन होती है सिटीजन्स की। ठीक है, सिटीजन्स प्रोटेक्ट रहते हैं कि उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उसे कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। और ठीक है, और एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी बन सकती है फंडामेंटल राइट्स के कारण। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, हर एक इंसान को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होता है। पीपल प्ले डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर रनिंग द स्टेट। किसी भी राज्य को चलाने में, किसी भी देश को चलाने में अपना रिप्रेजेंटेटिव वो चुन सकते हैं, अपने MLAs, अपने MPs को वो चुन सकते हैं। पीपल प्ले डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव फॉर नेशन आल्सो। देखो राज्यों के लिए भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं और स्टेट के लिए भी, यानी नेशन के लिए भी, यानी कि कंट्री के लिए भी। तो सेंटर में भी इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, उसमें कौन होते हैं, MP। और स्टेट में भी वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, तो वो हो गया MLAs। तो ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें तुम्हें ये बताना था
कलर इंडिया इन रेड, जो भी इंडिया का पार्ट है उसे रेड में कलर करो। तो ये जो जितना भी मैंने रेड में पार्ट में कलर किया है ये क्या है, इंडिया। अगला है नेपाल को ग्रीन में कवर करो, तो ये है आपका नेपाल, इसको मैंने ग्रीन में कवर कर दिया है, कलर कर दिया है। अगला है बांग्लादेश, बांग्लादेश है ये, तो इसको आपको येलो में कलर करना था, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। इस मैप को तुम बना लेना और कलर कर लेना अच्छे से, ठीक है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।